अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। बात तो मुझे करनी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, जहाँ एक बार फिर पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान घमसान की जंग का समा है और लग रहा है कि ये जंग अगले आने वाले चंद दिनों में बढ़ जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि 19 अगस्त से वो मुल्क भर में पीडीएम की जमातों को हटाने के लिए और उनसे इलेक्शन करवाने के लिए एक बड़ी भरपूर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जो 10 सितंबर तक जारी रहेगी। और इसके बाद चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 हलकों के अंदर बाई इलेक्शंस का ऐलान कर चुका है 25 सितंबर के आगे पीछे, तो ज़ाहिर है ये उसके साथ ये डेल्व कर जाएगी। इसका हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही नवाज शरीफ साहब का जो रिटर्न का दावा कर दिया मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कि वापस आ रहे हैं, उसके बाद उस पर भी खासी मतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीएमएलएन की दूसरी लीडरशिप की तरफ से, जो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं या उनका कोई फौरी तौर पे आने का प्लान है। लेकिन चूँकि आज डॉन अखबार ने आज सुबह सुबह उन्होंने 2 स्टोरीज़ निकाली पाकिस्तान की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कि नए मिलिट्री चीफ कौन होंगे। एक 2 स्टोरीज़ जो उन्होंने निकाली, एक तो वो स्टोरी थी जो जनाब अनवर इकबाल साहब ने, जो उनके बहुत ही सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, डॉन अखबार के, वाशिंगटन बेस्ड हैं, बहुत अरसे से वहाँ पे हैं, शायद 20 बरस से वहाँ पे हैं, और वहाँ से वो हर हफ्ते खासी स्टोरीज़ फाइल करते हैं। उनकी एक स्टोरी छपी कि कैसे डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये पता चला है कि जनरल बाजवा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, सितंबर के वस्त में वाशिंगटन जाएंगे, जहाँ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी। एजेंडा अभी क्लियर नहीं है, चूँकि ऑफिशियली तौर पे उनका विज़िट अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जनरल बाजवा जो हैं वो आईएमएफ के हवाले से, पाकिस्तान को लोन दिलवाने के हवाले से खासी एक डिप्लोमेटिक ओवरचर्स करते नज़र आए। उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वेंडी शर्मन को उन्होंने कॉल भी की। इसी तरह हमने देखा कि वो सऊदी अरब के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। तो उन्होंने कहा कि एजेंडा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये ट्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें रीजनल डायनामिक्स जो हैं, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो हैं, उन्हें डिस्कस किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि इस स्टोरी के बाद बहुत सी स्पेकुलेशन ये शुरू हो गई कि जनरल बाजवा का ये जो ट्रिप है इसकी सिग्निफिकेंस इस स्टेज पे क्या है, और ये सवाल लोगों ने उठा दिया। उसी स्टोरी के नीचे 100 से ज़्यादा कमेंट्स थे जब हमने देखे, जो ये थे कि भाई इस वक्त जनरल बाजवा ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब तो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो होने वाली है, जो मतवक्को है कि नवंबर में ट्रांजिशन हो जाएगी और नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, तो फिर नए आर्मी चीफ क्यों नहीं जा रहे और जनरल बाजवा क्यों जा रहे हैं। इस पर खासी स्पेकुलेशन जो है वो शुरू हो गई। और मेरी सेंस ये है कि लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि जनरल बाजवा को, चूँकि इससे पहले सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल सकती है, और पीएमएलएन की हुकूमत ये सोच रही है कि उनकी अपनी स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर जनरल बाजवा ही कंटिन्यू करें। मेरी सेंस ये है, आफ्टर लुकिंग एट ऑल दी एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड्स, और वो सारी जो थेरीज़ हैं उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और जनरल बाजवा और उनके जो कोलीग्स हैं उनका एक बड़ा फर्म डिसीजन और कंसेंसस इमर्ज कर चुका है कि जनरल बाजवा जो हैं वो नवंबर में रिटायर होंगे, वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और जनरल बाजवा के लिए इस स्टेज के ऊपर जो 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होंगी, उसमें से एक ये होगा कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होते हैं, जिसमें जनरल बाजवा का बड़ा इनपुट होगा, उनकी बड़ी चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जनरल बाजवा के लिए मुझे लगता है स्टेज पे ये होगा कि पाकिस्तान की अफवाज में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनकी क्या लेगेसी है। वो चाहेंगे कि वो एक अच्छी फेवरेबल लेगेसी छोड़ के जाएँ। और तीसरा इशू ये है कि वो अपने लिए एक रोल ढूंढेंगे, वो उनकी लेगेसी के अंदर ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे राहील शरीफ साहब जो हैं वो एक सऊदी अरब के अंदर एक मुस्लिम कंट्रीज़ की एक फ़ोर्स को उन्होंने हेड करना शुरू किया। जनरल बाजवा भी चाहेंगे कि उनको इस किस्म का कोई रोल मिले, या उनको कोई इंटरनेशनल रोल मिले जो उनके इस स्टेटस से कंज्यूमरेट हो, क्योंकि मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर फ़ौज को उन्होंने 6 बरस तक उन्होंने हेड किया है। पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड मिलिट्री है, तो इसे उन्होंने हेड किया, और ये बहुत एजाज़ की बात है, 6 बरस उन्होंने इसको हेड किया, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सीज। अब वो चाहेंगे कि उनकी लेगेसी जो है वो किसी न किसी फॉर्म में कंटिन्यू करे। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टेज पे जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहेंगे। वो खुद कई दफ़ा कह चुके हैं, उनके जो सीनियर मोस्ट कोलीग्स हैं उनकी बातें भी हमारे कानों तक पहुँचती हैं। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि अप्रैल में जो DG ISPR ने, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो प्रेस टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असूली तौर पर फैसला हो चुका है कि जनरल बाजवा जो हैं उनको कोई परसुएट नहीं कर सकता एक्सटेंशन लेने के लिए। और हमारे कानों में ये बात भी पहुंची है कि हुकूमत वक्त जो है पीडीएम की जमात, शहबाज शरीफ साहब विद कंसेंसस ऑफ नवाज शरीफ साहब, जनरल बाजवा तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाई गई थी कि आप एक्सटेंशन अगर लेना चाहते हैं 2 बरस की, तो आपको 1 या 2 बरस की एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, या आप नॉमिनेट कर दें कि किसको आप जो है चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ हो। तो सेकंड चीज़ मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बट डॉन ने बहुत प्रोफेशनल काम किया। मतलब आपको पता है मैं हमेशा डॉन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ
क्रिटिसाइज़ मैं इसलिए करता हूँ कि मैं डॉन पढ़ता हूँ, सो आई सफ़र डॉन। मैं तो, मेरे वालिद साहब भी डॉन पढ़ते थे और उस ज़माने से वो हमेशा रोज़ डॉन पढ़ते थे। उसके बाद से मुझे आदत है कि मैं डॉन ज़रूर पढ़ता हूँ, बाकी अखबार भी देखता हूँ लेकिन डॉन मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैंने पूरा डॉन पढ़ा हुआ होता है, सो आई एम एन एविड रीडर ऑफ डॉन। सो जो स्टोरी है अनवर इकबाल साहब की, वो अपनी थी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ गई। और जब डॉन में ये स्टोरीज, उसके साथ ही बाक़िर सज्जाद सैयद की जो स्टोरी है जिसका उन्वान है हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, जब ये स्टोरीज छपी सुबह सुबह, फिर इंदौर ने इनको अपडेट भी किया, तो फिर ये पाकिस्तान तक की बहस नहीं रही। हिंदुस्तान के अखबारात ने, वियोन ने, बिजनेस स्टैंडर्ड ने, ANI ने और बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज जो हिंदुस्तान के अंदर है, उन्होंने इन स्टोरीज़ को पिक किया और मोर और लेस उन्होंने उसी कंटेंट को बेशर्मी के साथ, यानी हालांकि हिंदुस्तानी भी कॉपी कैट के मास्टर हैं, मैंने देखा कि उन्होंने इंतहाई बेशर्मी के साथ डॉन की जो स्टोरी है बाक़िर सज्जाद सैयद की, उसको बाय एंड लार्ज उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। अपना कोई ख़ास उनका कंटेंट नहीं था, सिर्फ स्पेकुलेशन उन्होंने डाल दी कि हॉट फेवरेट कौन है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो प्रॉब्ली हॉट फेवरेट होंगे, और इस अनवान से उन्होंने टाइटल वगैरह जो है क्रिएट किए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि ये स्टोरी आप ज़रूर पढ़ें, जो बाक़िर सज्जाद सैयद की स्टोरी है, पब्लिश August 16, हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये पढ़ें, ये इंतहाई प्रोफेशनली लिखी स्टोरी है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, इसमें कोई अंदाज़े नहीं लगाए गए, इसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं की गई हैं, इसमें कोई थीरीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है जिसमें बाक़िर सज्जाद सैयद साहब जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक तो प्रोसेस क्या होता है आर्मी चीफ नए की अपॉइंटमेंट करने के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि PMLN के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ने, जो कैबिनेट मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के करीब हैं, उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है डॉन अखबार को कि अगस्त के आखिर में ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस हवाले से सलाह मशवरा जो है, डिस्कशंस शुरू कर देंगे और 15 सितंबर तक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जो तैनाती है उसका वो फ़ैसला जो है वो कर देंगे। और फिर उन्होंने उसमें 6 नाम भी जो हैं उसमें दिए, अलॉन्ग विद द पिक्चर्स, जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीबॉडी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा कि जनरल परसेप्शन ये है इस वक्त कि PMLN अपने एलाइज के साथ, खास करके पीपल्स पार्टी जो उनकी मेजर एलाई है, उसके साथ वो कंसल्टेशन करेंगे। लेकिन PPP के सोर्सेज ये कहते हैं कि नहीं, हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्हीं का प्रेरोगेटिव है। अब ज़ाहिर है हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और के ऊपर से ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे होंगे, ज़ाहिर है वो अपना इनपुट तो इसमें देना ही चाहते होंगे। फिर उन्होंने उसकी लीगल साइड डिस्कस की, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने डिस्कस की कि जनरल ट्रेडिशन ये है कि जनरल हेडक्वार्टर जो है, the tradition is that the general headquarters GHQ sends a list of 4 to 5 senior most lieutenant generals along with their personal files to the Ministry of Defence, which then forwards them to the Prime Minister to pick the officer he finds best suited to the role. फिर उसमें डिस्कस किया कि जो क्रेडेंशियल्स होते हैं जनरल्स के डिस्कस होते हैं, और एक कन्वेंशन है, गालिबन लिखा हुआ कन्वेंशन नहीं है लेकिन एक कन्वेंशन ये है कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होते हैं वो अपनी एक रिकमेंडेशन, ये भी है कि शायद इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन होती है, लेकिन डॉन ये कहता है, बाक़िर सज्जाद सैयद की स्टोरी ये कहती है कि कम से कम 2 डिफेंस सेक्रेटरीज़, एक्स डिफेंस सेक्रेटरीज़, जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने रबिश किया कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिटन रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन नहीं होती। ये ज़रूर है कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होते हैं वो अपना एक माइंड देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट सूटेड जनरल। और यूजुअली जो CGS होते हैं, हमने पहले सुना था कि जो CGS होते हैं उनको जो है प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया जाता है और आर्मी चीफ CGS उसी को बनाते हैं जो वो उनको लगता है कि बेस्ट सूटेड है फॉर बिकमिंग द आर्मी चीफ। इस सूरत में इस वक्त जो CGS हैं वो अज़हर अब्बास हैं, जो ट्रिपल एक्स कोर जो है उसको कमांड कर चुके हैं। इंडियन अफेयर्स और कश्मीर अफेयर्स के हवाले से उनको एक्सपर्ट समझा जाता है। लेकिन जैसा कि हिंदुस्तानी अखबारों ने क्लेम किया और जो जनरली समझा जाता है कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो या तो आर्मी चीफ होंगे या वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं होंगे, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर हैं, और वो इस वक्त रावलपिंडी कोर को 10 कोर को कमांड करते हैं। इससे पहले वो DG मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको सीनियरिटी का भी बताता हूँ। लेकिन जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ की स्टोरी का, जो बाक़िर सज्जाद सैयद का, वो ये है कि ऑफ द 10 आर्मी चीफ्स जो 1972 से अब तक लगे हैं, उसमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं, जिसमें से हमें याद है कि जनरल मुशर्रफ उन्होंने अपॉइंट किए, राहील शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट भी उन्होंने की, और जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट उन्होंने की। 3 तो ये हैं, 2 और कौन है, शायद आसिफ नवाज जंजुआ उनकी अपॉइंटमेंट थे,
یا اسے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے 5ویں کون سے ان کے اپوائنٹمنٹ تھے، لیکن اس میں کنکلوژن یہ نکالا ڈان کے اس میں پیس میں کہ کوئی بھی ایکسپیرینس جو تھا وہ شریف فیملی کے لیے کو بہت زیادہ اچھا نہیں نکلا. اور اس کے بعد اب شریف فیملی اور PMLN نے اندازہ یہ لگایا کہ اگر سینیورٹی ہی پہ چلا جائے تو وہ بہتر ہے. تو توقع یہی ہے کہ جو ٹاپ 3 پوزیشنز ہیں اس کے اندر ہی پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی چوائس کر لیں گے. اور وہ چوائسیز کیا ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بہت کوئکلی ایکسپیرینس کے ساتھ بتاتا ہوں. اس وقت جو سب سے سینئر موسٹ ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو اس وقت GHQ میں ہیں، کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں. اس سے پہلے وہ کمانڈر گجرانوالہ رہ چکے ہیں. اس سے پہلے ان کا 8 مہینے کا اسٹنٹ تھا ایز DG ISI، اور DG ISI رہنے سے پہلے وہ DG MIA بھی رہ چکے ہیں، DG ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں. بہت سیریس اور سینئر ملٹری آفیسر ہیں. لیکن اخبار کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کی سینیورٹی کا مسئلہ تھا وہ اس وقت ہاٹ فیوریٹس میں نہیں ہوں گے. وہ سینئر موسٹ تو ضرور ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے جنرل باجوہ کے لیے کہ جب وہ لسٹ بھیجیں گے 4 یا 5 لوگوں کی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، تو کیا اس میں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ایڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ کہنا ہے ڈان اخبار کا. ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ کرنٹلی کمانڈر راولپنڈی ہیں، ان 10th کور کو کمانڈ کرتے ہیں. DG ملٹری آپریشن DG امور رہ چکے ہیں، بہت ریسپیکٹڈ آفیسر ہیں ان دی پاکستان ملٹری. اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ CGS ہیں، یعنی چیف آف جنرل سٹاف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کلوزلی ورک کرتے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ. وہ XXX کو ہیڈ کر چکے ہیں کور کو، اور وہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں انڈین افیئرز میں کشمیر کے حوالے سے. اور جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سیز فائر ری انیشیٹ ہوا، جو 2003 کا سیز فائر تھا، اس کو دوبارہ 2020 کے شروع میں عملی جامہ پہنایا گیا، تو اس وقت اس کو اظہر عباس جنرل اظہر عباس نے اس کو اوور سی کیا. تو یہ ان کی امپورٹنس ہے کشمیر افیئرس کے حوالے سے، انڈین افیئرس کے حوالے سے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو ہیں وہ اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU ہیں. اس سے پہلے وہ 11th کور کے پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اس کیپیسٹی میں اپنا چارج جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو ہینڈ اوور کیا تھا، جنہوں نے ان سے پشاور کور کا چارج لیا. تو 5th نمبر پہ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں جنرل فیض حمید، جن کا بڑا السٹریس کیریئر ہے. وہ اس وقت تو بہاولپور کور کو ہیڈ کر رہے ہیں، 1-2 ہفتے پہلے یہ چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ پشاور کور کو ہیڈ کر رہے تھے، 11th کور کو. افغانستان کا جو پیس پروسیس تھا، جو ڈیل ہوئی افغان طالبان میں اور امریکنز کے درمیان میں، اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ ٹرپ انہوں نے قطر کے کیے، دوحہ کے کیے، جہاں افغان طالبان کی جو نیگوشیشن ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. تو امریکنز کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان، راولپنڈی کے درمیان جو پروسیس تھا کنسنسس بلڈنگ کا، کانفیڈنس بلڈنگ کا، اس میں جنرل فیض حمید کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. پشاور کے کو کمانڈر ہونے سے پہلے جو ہے وہ DG ISI رہے، بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ. DG ISI ہونے سے پہلے وہ ایڈجنٹ جنرل رہے. ایڈجنٹ جنرل ہونے سے پہلے وہ DGC رہے، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی. یہ وہ پوزیشن تھی جس میں 2016 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے نومبر 2016 میں، تو اس سے پہلے وہ ایک انفینٹری ڈویژن کو پنو آکل کے کنٹونمنٹ میں سندھ میں کمانڈ کر رہے تھے جنرل فیض حمید. اور جنرل فیض حمید کو وہاں سے لا کے DGC بنایا گیا، اور اس رول میں انہوں نے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بہت بہتر انہوں نے پرفارم کیا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے بڑا کلوز کام کیا. لیکن آف لیٹلی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ PDM کی جماعتیں جو ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتی رہیں، تنقید کرتی رہیں. جنرل فیض حمید کا نام لے کے جو ہیں PDM کے رہنما، PMLN کے رہنما جو ہیں ان پہ اٹیک کرتے رہے، ان کو بڑا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. 6 نمبر پہ محمد عامر ہیں، جو اس وقت کرنٹلی کو کمانڈر گجرانوالہ ہیں. وہ لاہور میں ایک انفینٹری ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں، اور کچھ برس پہلے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں. یہ جو دونوں سٹوریز ڈان نے سائڈ بائی سائڈ صبح نکالی، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو ایشو ہے آرمی چیف کی ٹرانزیشن کا، اسے ڈان اخبار نے سینٹر سٹیج کے اوپر پلیس کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈیٹوریل ڈیسیجن تھا، اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کے کولیگس کو، کیبنٹ ممبرس کو بھی کوٹ کیا. تو ایک سٹیج یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے فار دی ٹرانزیشن، وچ دس میں سمجھتا ہوں کہ ان اے وے یہ اس پوری کنٹروورسی کو ختم کرتی ہے جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شاید جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہیں گے. لگ یہی رہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنی لیگیسی کے بارے میں دیکھیں گے.
जनरल बाजवा ये देखेंगे कि उनका नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, उस पर उनकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जनरल बाजवा अपने लिए को बहुत इम्प्रेसिव इंटरनेशनल रोल जो है वो ढूंढेंगे, जो किसी इंटरनेशनल सिस्टम में हो सकता है या सऊदी अरब में हो सकता है। ये तो हो गई इस तरह से। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि जो घमसान की जंग एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो रही है, इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ और PDM की जमातों के दरमियान, जिसमें प्रिंसिपली जो जमात इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो PMLN है, जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। PTI ने इमरान खान साहब ने एक बहुत ही एग्रेसिव जलसों की कैंपेन का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसका आगाज़ 19 अगस्त से, यानी सिर्फ 2 दिन में कराची से हो रहा है। एक पूरी लिस्ट है जिसको मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। कराची के फ़ौरन बाद वो हैदराबाद में होंगे, हैदराबाद के बाद वो रावलपिंडी में होंगे, रावलपिंडी के बाद वापस जाएंगे सिंध में, सखर में होंगे, सखर के बाद इमरान खान पहुँचेंगे पेशावर, पेशावर के बाद इमरान खान पहुँचेंगे मर्दान, मर्दान के बाद अटक, अटक के बाद एबटाबाद, एबटाबाद के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद बहावलपुर, बहावलपुर के बाद सरगोदा, सरगोदा के बाद झेलम, झेलम के बाद गुजरात, गुजरात के बाद फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद गुजरांवाला और उसके बाद कोयटा। सर काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जलसे जो हैं, अभी तारीखें सबकी नहीं आई हैं, लेकिन 16 जलसों का ऐलान कर दिया गया है, जो 19 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर के दरमियान, यानी अगर अगस्त में 31 दिन है तो आप समझें कि 19 से 19 20 और फिर उसके बाद 11 दिन, तो 2 और 11 13 13 और 10, यानी 23-24 दिनों के अंदर, 22-23 दिनों में, 24 दिनों के अंदर 16 जलसे इमरान खान एट एज 70। ये जिस किस्म की एनर्जी और कॉन्फिडेंस और एनर्जी जो है और स्टेमिना जो है वो इमरान खान डिस्प्ले करते हैं, उसको सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये इसलिए कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जब हम नवाज शरीफ साहब की वापसी का सुनते हैं तो उन्हें इमरान खान के इस स्टेमिना का मुकाबला करना होगा। मैं भी आपको थोड़ी सी वीकनेसेस भी बताता हूँ कि PTI की क्या है, लेकिन पहले हमें देख लें कि स्ट्रैटेजी हमारे सामने क्या इमर्ज कर रही है। 3 एस्पेक्ट्स इस स्ट्रैटेजी के हमारे सामने आते हैं सिख फैमिली के। पहला ये है कि PDM के पूरे सिस्टम के ऊपर और PDM के जो एलाइज हैं, सियासी और गैर सियासी, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, पाकिस्तान की मीडिया के सामने एक एग्जिबिट किया जाए, डिस्प्ले किया जाए अपनी पॉपुलैरिटी को, दुनिया को दिखाया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात है जो पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक कनेक्ट प्रोवाइड करती है, फेडरल जमात है, सबसे पॉपुलर जमात है, और उसके वोटर बेस को दोबारा गरमाया जाए। और जो एक पूरा इस वक्त एक मफरूज़ा चल रहा है, ये पूरी एक हिकमत अमली चल रही है PDM की जमातों की। वो कह भी रहे हैं कि हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, या तोशा खाने के केस में डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, या हम उनको ममनुआ फंडिंग के केस में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, जो ट्वाइस ऑडिटेड है बाय द ऑडिटेड फर्म्स, उसमें डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। क्योंकि क्लियर नहीं है किस में करवाएंगे, लेकिन वो फिशिंग कर रहे हैं। तो उसका भी एक यहाँ पे एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है उस डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी आई है, जिसका इमरान खान साहब ने लाहौर के हॉकी स्टेडियम के अंदर बरमला जिक्र किया। और फिर जब फरीहा अदरीस के साथ एक दिन पहले उन्होंने, जो प्रोमिनेंट TV एंकर पर्सन है जिन्होंने अभी GNN ज्वाइन किया है, तो उनको उन्होंने वहाँ जो प्रोग्राम जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि मैं ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुझे भी डिस्क्वालीफाई करवाया जाए और फिर मुझे और इमरान और नवाज शरीफ दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए नेशनल असम्बली से, मैं ये डील मेकिंग नहीं करने वाला और मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, रद्द करता हूँ। तो ये जो जलसों की स्ट्रैटेजी है, इसका एक आस्पेक्ट हुई है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 25 सितंबर को जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने काउंटर ऐलान कर दिया है, और 9 की 9 जगहों पे उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी दाखिल कर दिए हैं, जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। बहुत सी जगहों पे वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, बहुत सी जगहों पे कोशिश की जा रही है कि उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट करवाया जाए, जैसे कि नबील गेबोल साहब कराची में कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों को खासी टेंशन है, और वो पीपल्स पार्टी के ही वो 3 हल्के ऐसे होंगे कराची के अंदर जहाँ इमरान खान साहब को भी ज़्यादा चैलेंज होगा, बिकॉज पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। तो 6 हल्के कम अज़ कम और 9 में से ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई धांधली या इन्फ्लुएंस पेडलिंग नहीं हो सकती। लेकिन कराची में PTI पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वहाँ कुछ ना कुछ किया जाए, MQM को स्पेस दी जाए, पुलिस को यूज़ किया जाए, इंतज़ामिया को यूज़ किया जाए, तो कराची उनके लिए चैलेंज होगा। बहरहाल ये जो अब जलसे हैं और जो इमरान खान साहब के जलसों की जो अहमियत है कि कराची और हैदराबाद के अलावा वो सखर का भी रुख इख्तियार कर रहे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी पे भी प्रेशर डालने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी साहब को उनके बेस में और हार्टलैंड में थ्रेटन करने की कोशिश जो है इमरान खान साहब कर रहे हैं। और तीसरा इसका पहलू ये है कि ये
इमरान खान साहब की काउंटर स्ट्रैटेजी लगती है, एक हिकमत अमली लगती है PMLN की उस इनिशिएटिव के ख़िलाफ़, उसको काउंटर करने के लिए, जहां ये ऐलान किया एक दिन पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ PMLN एक प्रेस टॉक के अंदर कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्दी सितंबर के अंदर वतन वापसी वो होगी और वापस आ जाएंगे। वो ऐलान तो उन्होंने ऐसे किया जैसे नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने ज़बरदस्ती बाहर रखा हुआ था, उनको बाहर किसी ने पकड़ा हुआ था या उनको कोई फोर्स एग्जाइल में रखा हुआ था, उनको कोई रोक रहा है वापस आने से, कोई फ़ौज खड़ी है, कोई उनको कोई ऐसा मसला है और वो लेकिन उसको मतलब वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल ये भी खबर आ रही है सुनने में मसलसल बरतानिया से कि उनके खिलाफ़ बहुत से लोगों ने वहाँ पे पिटिशन वगैरह डाली हुई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई थी ब्रिटिश होम ऑफिस के साथ। और यूँ नवाज़ शरीफ साहब जिनको नया पासपोर्ट तो दे दिया था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, लेकिन उनका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया हुआ है और उसमें वो एक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में उन्होंने केस फाइल किया हुआ है, वहाँ पे उनको सुनवाई नहीं हो रही है चूँकि उनका वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है या चाहती है या लीगली उनको इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ने बताया है कि आपको सितंबर की 25 तारीख को या फ़िलहाल आपको बरतानिया से चले जाना चाहिए। तो अब वो या पाकिस्तान आएंगे या सऊदी अरब जाएंगे या UAE जाएंगे, UAE और सऊदी अरबिया उनको वेलकम करेंगे, लेकिन वो एक टेस्टिंग वाटर्स कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब के रिटर्न के हवाले से भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई गुज़श्ता 24 घंटे में। वो ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने तो बड़े कॉन्फिडेंटली ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद एहसान इकबाल साहब की स्टेटमेंट आई, कुछ और लीडरों की स्टेटमेंट आई PMLN की। आज मेरा जो प्रोग्राम था 92 में, उसमें अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं उन्होंने बरमला ये कहा कि हमें ख़बर नहीं है, हमें अभी तक कोई ब्रीफ नहीं किया गया और हमें नहीं पता। एहसान इकबाल साहब ने भी यही कहा कि मुझे नॉलेज में नहीं है कि मियां नवाज़ शरीफ से क्या बहुत जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि शायद मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक जिसको टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं, एक शोशा छोड़ा है देखने के लिए कि क्या रद्द-ए-अमल और क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होते हैं, बिकॉज एक कॉमन पाकिस्तान में बहुत से नैरेटिव कह दिए जाते हैं जिसकी लॉजिक को और मंतिक को बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया जाता। तो कॉमन पार्लेंस में, कॉमन सेंस में एक कॉमनली जिसको कहते हैं एक नैरेटिव है लोगों के जहनों में है कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो एकदम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के सियासी अखाड़े पे हावी हो जाएंगे, चूँकि वो बड़े पॉपुलर हैं और वो मुल्क से बाहर थे। लेकिन ये हो सकता है कि ना हो सके। उसकी वजह ये है, अगर आप उसको लॉजिकली देखें, कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब 2000 से लेके 2007 तक 7 बरस तक वो बाहर रहे, उस वक़्त जनरल मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो हुकूमत को कंट्रोल करते थे। नवाज़ शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ की जेल में थे पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ एक हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका था और उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली ये डिसाइड किया कि इस स्टेज पे मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल नहीं करता, बिकॉज़ अगर वो अपील फ़ाइल करते और जनरल मुशर्रफ के होते हुए वो अपील अगर उनकी रद्द हो जाती तो फिर वो दोबारा अपील फ़ाइल नहीं कर सकते थे। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली ज़ीरक हैं, समझदार हैं, बहुत क्लेवर हैं, बहुत अच्छी उनको लीगल एडवाइस होती है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील की विद द हेल्प ऑफ द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड ऑल्सो विद दी हेल्प ऑफ द लेबनीज़ गवर्नमेंट एंड विद दी हेल्प ऑफ द सऊदी जो रॉयल फैमिली थी। वो डील करके सऊदी अरब चले गए, सरूर पैलेस में जाके वो बैठ गए, लेकिन उस डील को उन्होंने छुपा के रखा और पाकिस्तान में जो उनका मासूम किस्म का इलेक्टोरल बेस था, जो कॉमन आदमी है पंजाबी, उसको यही जहन में रहा कि जनरल मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी हुकूमत के पास जाके कैद करा दिया है और उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। और हकीकत ये थी कि वो वॉलंटरी तौर पे बाहर थे और वो जेल से भी बाहर रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से कहीं केस उनको कोई सज़ा ना हो जाए, उनकी कन्विक्शन हो जाए। उन्होंने वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज किया। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने। 2006 और 7 में नवाज़ शरीफ, पहले शहबाज शरीफ और उसके बाद नवाज़ शरीफ, दोनों ने पाकिस्तान आने की कोशिश की। दोनों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया और दोनों को जनरल मुशर्रफ ने ये कह के उस वक्त सऊदी जो मिनिस्टर थे, गालिबन उनका नाम प्रिंस मुकरम था, वो वापस आ गए। उन्होंने बाकायदा वो डील जो है वो कागज़ लहराया और उनको कहा कि नहीं आपकी डील है, और दोनों को उल्टा उसी वक्त पकड़ के जहाज़ में डाल के वापस जो है लंदन भेज दिया गया। उससे तासुर क्या हुआ? उससे तासुर हुआ कि एक आम पंजाबी जो सपोर्टर था PMLN को, नवाज़ शरीफ साहब का हामी था, उसके जहन में ये बात रीइंफोर्स हो गई कि मियां साहब को जनरल मुशर्रफ ने, जो फासिक है, जो जाबिर है, जो डिक्टेटर है, उसने ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। वो तो चीज़ बिक गई, 2007 में आए। दूसरा एलिमेंट ये था कि उनकी जो कहानी में झोल था कि उन्होंने डील की हुई थी, वो डील करके बाहर गए थे, वो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उसका चर्चा उस वक्त हुआ या उसका उनको सियासी तौर पर नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि अप्रैल या मई 2006 में नवाज़ शरीफ साहब ने मोहतरमा
बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डील कर ली। बाद में 2007 में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल है जुलाई में या अगस्त में लंदन में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जब पाकिस्तान में लाल मस्जिद का झगड़ा चल रहा था, यहाँ पे बड़ा वायलेंस हो रही थी इस हवाले से। तो लंदन में तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातों की एक APC जो है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उन्हीं दिनों में हो रही थी। तो उसका वजह ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान लैंड किया जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिनों में, और जो लॉयर्स कैंपेन जिसको उन्होंने स्पॉन्सर किया, कहते हैं फाइनेंस भी किया, तो नवाज़ शरीफ साहब की जो कहानी में झोल था उसको चैलेंज करने वाली इंटरेस्टेड पार्टीज़ बहुत थोड़ी थी। जनरल मुशर्रफ बड़े अनपॉपुलर हो चुके थे, उनकी पार्टी PMLQ बड़ी अनपॉपुलर हो चुकी थी, वो आखिरी दमों में थे। लॉयर्स कैंपेन जो थी उसने जनरल मुशर्रफ की तमाम सियासी जो साख थी, उनकी जो ताकत थी, उसका भुरकस निकाल दिया हुआ था। तो नवाज़ शरीफ साहब की स्टोरी इफेक्टिवली चैलेंज हो नहीं सकी, और जनरल मुशर्रफ की जो गैर मकबूलियत थी, अनपॉपुलैरिटी थी, उससे नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा फ़ायदा हो। अब नवाज़ शरीफ साहब के सामने बड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी खूंखार किस्म की जो पार्टी है, जो शदीद उनके ख़िलाफ़ है, वो है PTI। और उसको सोशल मीडिया पे कम से कम कैंपेन रन करनी, शोर मचाना, TV प्रोग्राम्स में जाके सवाल उठाने, रेज़ करने, जलसे करने, इन चीज़ों में वो बड़े मास्टर हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब जो 34 महीने तक सेल्फ एग्जाइल में बरतानिया में बैठे रहे, और जो उनकी प्लेटलेट की सारी कहानी थी कि कैसे उनके प्लेटलेट प्रॉब्ली वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उस वक्त थोड़ी देर कंफ्यूज ज़रूर है, कोई 48 घंटे, लेकिन अब उस पर तमाम, चूँकि उसके बाद उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो क्रिटिकली इल का बहाना करके जब यहाँ से गए थे, वो पूरा जो भी ड्रामा उस वक्त रचाया गया था वो तो अब एक्सपोज हो चुका है। वो किसी टर्शरी केयर बड़े हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहे, उन्होंने कोई अपना उनका कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ ही नहीं बरतानिया के अंदर, कभी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था ही नहीं, और 33-34 महीने गुजर गए। तो जब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और PMLN को लीड करने की कोशिश करेंगे, जलसे करेंगे, अपनी कहानी लोगों को सुनाएंगे, तो उनको बड़ा अच्छा किस्म का एक नैरेटिव चाहिए होगा, और नैरेटिव उनके पास स्टेज पे कोई है नहीं, और बहुत आसानी से उनके जो मुखालफीन हैं वो उनकी पूरी कहानी के बारे में बहुत ही मुश्किल, तीखे, डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चंस रेज़ करेंगे। तो मेरा कम से कम 2 पेंस एनालिसिस ये है कि ये जो ऑटोमेटिक असम्पशन है इस वक्त PMLN के अंदर और बहुत से लोगों के जहनों में कि शायद नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और बड़ी स्मूथ सेलिंग उनकी हो जाएगी पंजाब की पॉलिटिक्स में, ये थीसिस जो है ये नेसेसरीली ट्रू और एक्यूरेट असेसमेंट नहीं है मौजूदा सूरत हाल की। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वाइंड इट अप कि खुद PTI की अपनी जो हिकमत अमली और मशीनरी और कैपेसिटी है, उसके अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ और डिफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, और ये डिफेक्ट्स बड़े वाज़े होके आए हैं जब एक स्क्रिप्ट के तहत मैं कहूँगा कि डॉक्टर शहबाज गिल को ARY को बंद किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो गई, इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो एक प्रोपेगेंडा शेप कर रहे थे, और अभी तक उनको जो है हिरासत रखा गया। ये जो पूरी एपिसोड हुई है, इसने तहरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है और उनकी जो एक काउंटर स्ट्रैटेजीज़ बनाने की जो एबिलिटी है, वो कैसे फाइट बैक करती है ये पार्टी, इमरान खान साहब किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके अंदर बड़े डेफिसिट्स और बड़े झोल जो हैं वो लोगों को नज़र आए। पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ 2 माइंड्स में रही कि उसको शहबाज गिल को एग्रेसिवली डिफेंड करना है, या उनको एक खुद अपने डिफेंसिव लेवल पे डिफेंसिव हो गए, मतलब क्या उनको एग्रेसिवली फाइट करना था शहबाज गिल का केस, या उनको डिफेंसिव होना था। इसमें तहरीक इंसाफ अपीयर्ड इन 2 माइंड्स, स्प्लिट माइंड्स, और कंफ्यूज नजर आई। फिर उन्होंने ये फाइट बैक करना शुरू किया केस, तो वो भी कोई बहुत इफेक्टिव फाइट बैक उन्होंने नहीं किया। लीगल फाइट भी उनकी कोई बहुत इफेक्टिव नहीं नज़र आई, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आई, और जो काउंटर नैरेटिव शेप करने की जो एबिलिटी है तहरीक इंसाफ की, वो कोई बहुत कामयाब हमें नज़र नहीं आती। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा, वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने मैं समझता हूँ बड़ा ज़्यादती की, बड़ा गलत डिसीजन किया जब उन्होंने इस केस को वापस सेशन कोर्ट में सेशन जज साहब के पास भेज दिया, फॉर द रीज़न ये कह के कि मेरिट पे इसका फैसला करें, क्योंकि सेशन जज ने ऑलरेडी बड़ा डिटेल डिसीजन लिखा था, तो मेरिट पे क्या फ़ैसला करना था। जब एक आदमी एक जज साहब जो हैं वो 7-8 पेज का एक डिसीजन लिखते हैं और उसमें बेतहाशा प्रेसिडेंट कोट करते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं, लॉजिक देते हैं, तो उससे ज़्यादा उन्होंने क्या मेरिट करना था। ना सिर्फ ये कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जो एप्लीकेशन थी फिजिकल रिमांड की 2 दिन के बाद उसको रद्द कर दिया, बल्कि उसके ऊपर जो उन्होंने रिव्यू अपील डाली उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया, और उस पर उन्होंने डिसीजन लिखा। लेकिन फिर भी
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کیس کو واپس بھیج دیا, وچ از اے سیریس سیٹ بیک ٹو دا لائرز آف ڈاکٹر شہباز گل اینڈ ٹو عمران خان, نوئنگ فلی ویل, جبکہ یہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو سنگل پسلی کا سمجھ کے, کمزور سمجھ کے جو ہے ان کو مار پیٹ کے ذریعے, تشدد کے ذریعے ان سے ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف. تو گیون دیز فیکٹس تحریک انصاف کی جو پوری لیگل اینڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں بڑی کمزور یہاں پہ نظر آتی ہے. اچھا, اب کل کیا ہوگا سیشنز میں ہمیں نہیں پتہ, وہ دیکھنا ہوگا ہمیں, لیکن ایک پوائنٹ کہہ کے میں اس پہ ختم کرتا ہوں بات کو. اس پہ غور کیجئے کہ تحریک انصاف کم از کم 2010 سے مسلسل ایک رائزنگ پولیٹیکل فورس ہے پاکستان کے اندر. 2014 کے دھرنوں کے بعد اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے, اس کی طاقت میں, پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے, لگنے لگ جاتا ہے. پھر 2016 کے بعد جب پیناما اسکینڈل آتا ہے تو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی. پھر وہ حکومت بنا لیتی ہے جولائی 2018 کا الیکشن جیت کے. لیکن ایک اخبار نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس اپنا, انگریزی کا یا اردو کا, اور ایک اخبار اس کا اتحادی نہیں ہے, اور ایک ٹیلی ویژن چینل جو ان کے ساتھ کھڑا تھا بھرپور طریقے سے, اس کا انہوں نے کنڈا کروا دیا. دس از دی امپریشن جو جنریٹ ہوتا ہے جب آپ اس بیٹل کو دیکھتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل بیٹل بڑی گندی ہوتی ہے. تو تحریک انصاف کی جو کیپیسٹی ایشوز ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے, یعنی آپ دیکھیں اس ملک کے 5 بڑے انگریزی کے اخبار ہیں. سب سے بڑا انگریزی کا ریسپیکٹڈ اخبار ڈان ہے, پھر ٹریبیون ہے, پھر دی نیشن ہے, پھر ڈیلی ٹائمز ہے, پھر پاکستان ٹوڈے ہے, اور پھر چھوٹے موٹے اخبارات ہیں. ان میں سے ایک بھی اخبار ایسا نہیں ہے جو عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے سمپیتھیٹک ہو. اردو میں بھی یہی صورتحال ہے, جہاں جنگ ہے, نوائے وقت ہے, دنیا کا روزنامہ دنیا ہے, روزنامہ 92 ہے, اور بھی بہت سے اخبارات ہوں گے, وہاں پر بھی ایک بھی اخبار ایسا نہیں ہے جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہو. چلے اخباروں کو ماریں گولی, ایک پراپر فنکشننگ نیوز ویب سائٹ بھی نہیں ہے جو اس وقت ہندوستان میں بے تحاشا ہیں, جو صرف ویب پہ ہوں کیونکہ وہ سستی ہوتی ہیں بنانی. ایک ایسی پراپر نیوز پیپر نہیں ہے آن لائن جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہو یا سپورٹ کر سکتا ہو. اور یہ وہ پارٹی ہے جو 4.25 برس جو ہے حکومت میں رہی ہے, وچ ریزز سیریس کوشچنز اباؤٹ دی اسٹریٹجک تھنکنگ اباؤٹ دی پی ٹی آئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری کرٹیسزم ہے تحریک انصاف کے دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ بھئی آپ کیا کرتے رہے ہیں, آپ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہیں. کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے جو میجر اخباروں کے ایڈیٹرز ہیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ لنچ کیے, ان کے ساتھ ڈنر کیے, یا اور اخبارات میں ان کو اشتہارات کے ذریعے انگیج کرنے کی کوشش کی, یا ان کو جنرلی بریف کیا, ان کو کانفیڈنس میں لیا. صرف سوشل میڈیا سے, صرف ٹویٹر سے یا فیس بک سے یا واٹس ایپ سے اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک پولیٹیکل پارٹی. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, جب وہ ٹھیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کریشن تھے ایز فائنانس منسٹر 1982 ان پنجاب, اور پھر اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے 2 دفعہ, لیکن جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھٹا ہوا اور وہ فارغ ہوئے, تو انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے پورے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے کے اندر بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے, وہاں ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این نے اخبارات کے اندر, میڈیا کے اندر پینیٹریشن پیدا کی. لیٹ 90s کے اندر ہی انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے دیکھا کہ جوڈیشری امپورٹنٹ ہے, بار ایسوسیشنز امپورٹنٹ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ سول بیوروکریسی امپورٹنٹ ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ امپورٹنٹ ہے, پولیس امپورٹنٹ ہے, اور ڈپارٹمنٹس امپورٹنٹ ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے اندر اور جوڈیشری کے اندر اور اخبارات کے اندر, میڈیا کے اندر اور بار ایسوسیشنز کے اندر آپ کو پی ایم ایل این کا ایک خاص قسم کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کمزوریاں جو ہیں پی ٹی آئی کی ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہیں. دعا کریں, دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے, پھر اس پہ کامنٹ کریں گے. تھینک یو.